गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। एक डाउट माला को था, उस डाउट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ CO2 गैस at 273 Kelvin and 100 atmospheric pressure is 0.2005. Calculate the volume occupied by 0.2 mole of CO2 at 100 atmosphere and 273 Kelvin using ideal gas nature and real gas nature both. ठीक है, देखो इसको, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मान लेते हैं कि वो आइडियल गैस के बिहेव कर रहा है। किसके तरह बिहेव कर रहा है? आइडियल गैस के लिए। तो बताओ मेरे को, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? बता 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 जल्दी। आइडियल वन गैस, हाँ, जेड का वन वैल्यू वन क्या होता है? 1 होता है। तो जेड इज इक्वल टू हम लोग पुट कर देंगे पीवी बाई एनआरटी। ठीक है, और जेड का वैल्यू फॉर जब ये आइडियली बिहेव कर रहा है, व्हेन द गैस इज बिहेविंग आइडियली, when the gas behaves आइडियली बिहेव करेगा, तब z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी जैसा कि बताया, तो 1 हो गया। उसके बाद प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ, प्रेशर आपका कितना है? 100 एटमोस्फेयर। ठीक है, 100 एटमोस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका आइडियली होगा, आइडियल सिचुएशन के लिए होगा, बी आइडियल होगा, डिवाइडेड बाई एन। एन का वैल्यू 0.2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आर। 100 एटमोस्फेयर है, वॉल्यूम चलो लीटर में अगर मानते हैं तो इसको हम लोग 8.21 ले लेते हैं। 8.21 इंटू 10⁻⁻², और आपका हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो यहां से वी आइडियल कितना आ गया? आइडियली अगर सोचे तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम? वी आइडियल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, बता बताओ आंसर बताओ। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 8.21, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से सब। 2 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। 0.044 लीटर। 0.044 लीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आइडियली सिचुएशन के लिए। और वो दूसरा है कि दूसरा केस बोल रहा है कि जब ये गैस आपका कैसा बिहेव करेगा? गैस बिहेव करेगा आपका रियल। रियल गैस के तरह बिहेव करेगा, तब इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है 0.2005। ठीक है, तो उस केस को एक बार पुट कर देंगे। तो व्हेन द गैस बिहेव्स when the gas behaves really, when the gas behaves रियली बोलो या फिर बेसिकली उसको बोलो कि डेविएटिंग फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, तब आपका z का वैल्यू क्या हो जाएगा? z सेम चीज रहेगा, फॉर्मूला सब चीज सेम रहेगा, पीवी बाई एनआरटी होगा। बस खाली यहाँ z का वैल्यू कितना हो जाएगा? z का वैल्यू हो जाएगा, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 0.2005। 0.2005। ठीक है, प्रेशर आपका उतना ही रहेगा 100 एटीएम, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम आपका कितना रहेगा? वॉल्यूम आपका यही तो निकालना है सर। हाँ ठीक है, वी रियल एन का वैल्यू कितना? 0.2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई 8.21 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर आपका 273 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वी रियल, रियल गैस के लिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 8.21 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 273 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई 0.2005 005 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम बताइए? 0.0089 लीटर। 0.0089 लीटर। लीटर। ठीक है, समझ में आया माला? सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। क्लियर ना? ओके, वेरी गुड।
क्लियर? सब नोट कर लो जल्दी से इसको। नोटेड एवरीवन? चले आगे बढ़े क्या? यस सर। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। देखो, कल हम लोग जाने कि वेपर प्रेशर आपका जब इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, तब एक लिक्विड बॉईल करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जब हो जाता है। लेकिन कैसे, मतलब हम लोग कैसे सिर्फ देख करके सिर्फ कैसे बता सकते हैं कि कोई लिक्विड बॉईल कर रहा है? ठीक है, इस चीज को समझना है। ठीक है ना? देखो, जब इनिशियली हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, जब इनिशियली हम लोग किसी लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, ठीक है, होता क्या है कि पहले आपका जो इवापोरेशन होता है, एट फर्स्ट इवापोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है। देखो, सरफेस मतलब इन दोनों को समझ लो। सरफेस, ये ऊपर वाला पार्ट जो लिक्विड का सबसे होता है वो सरफेस एरिया, उसको सरफेस ऑफ द लिक्विड बोला जा रहा है। ठीक है, और पूरा अंदर का जो आपका वॉल्यूम है लिक्विड का, उसको बल्क बोला जा रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। सरफेस का मतलब क्या हुआ और बल्क का मतलब क्या हुआ है, दोनों समझ लो। ठीक है, तो जब इनिशियली आपका, जब हम लोग हीट करते हैं या फिर कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो वो अपने आप वेपराइज होता है, उस टाइम में वेपराइजेशन आपका कहां से होता है? सरफेस से होता है। तो इनिशियली कहां से वेपराइजेशन होता है? सरफेस। ठीक है, सरफेस से। लेकिन जब आपका वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर बोलो या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, जहां पे एक लिक्विड बोले हम बॉईल करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे आपका लिक्विड जो है, वहां पे आपका वेपराइजेशन बल्क से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बल्क से स्टार्ट हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है बल्क से निकल करके मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? वेपर फेज में जाएंगे। लेकिन इनिशियली क्या था? सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स खाली जा रहे थे वेपर फेज में। तो जब आपको दिख जाता है कि कोई लिक्विड खदकना स्टार्ट करता है, बोलते हैं ना खदक रहा है, हम लोग पानी खोलाते हो तो बोलते हो कि जो ना बुलबुला जैसा नीचे से आना स्टार्ट होता है, खदकना जिसको बोलते हो। तो जब वो जो खदकना होता है ना, वो टाइम होता है बॉइलिंग का। जब आपका बल्क से मॉलिक्यूल्स निकल के वेपर फेज में जाने लग जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि एनी लिक्विड इज बॉइलिंग, समथिंग इज बॉइलिंग। मतलब कोई समथिंग, समथिंग बेसिकली यहाँ कहने का मतलब है कि सम लिक्विड इज बॉइलिंग। ठीक है, बल्ब का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब, अरे अभी देखो, फिर से एक बार बता रहे हैं, अभी तुरंत बोले सुना नहीं। बल्क मतलब देखो, अगर किसी ग्लास में पानी भर रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो ग्लास में, या फिर किसी सॉसपैन ले लो, सॉसपैन में तुम पानी भर के रखे हुए हो, तो पानी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा वो हुआ सरफेस ऑफ द लिक्विड। और उस पानी के सरफेस के नीचे जितना भी जगह है, जितना भी वॉल्यूम जो पानी कवर किया हुआ है, उसको बोलते हैं बल्क। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस। ठीक है, बल्क उसको बोला जाता है। तो बल्क हुआ अंदर का हिस्सा, माने कि, और सिर्फ ऊपर का सरफेस पे देखोगे तो वो हुआ सरफेस, मतलब सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इनिशियली आपका जब इवापोरेशन स्टार्ट होता है, वेपराइजेशन स्टार्ट होता है, तो वेपराइजेशन इनिशियली कहां से होता है? सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स निकल के जाता है वेपर फेज में। लेकिन जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, हो जाता है, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये होता है ना, ये जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां पे वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। वहां पे आपका बल्क से निकल के मॉलिक्यूल्स कहां जाने लग जाता है? आपका वेपर फेज में जाने लग जाता है। ये आपका वेपर फेज है, वेपर फेज में जाने लग जाता है, तो फिर हम बोलते हैं लिक्विड इज बॉइलिंग। तब बोला जाता है कि लिक्विड बॉईल कर रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि बल्क से, वहां पे आपको कोई भी लिक्विड, जैसे अभी जाके घर में गैस पे पानी चढ़ाओ तो आपको खदकता हुआ दिखेगा, बोलते हैं ना उबल रहा है, नहीं बोलते हो? जब एकदम ऐसा ऐसा टाइप का लिक्विड ऐसा दिखने लग जाता है। देखो ये लिक्विड है, तो लिक्विड आपको कैसा रहेगा? ऐसे करके मारते रहेगा अंदर से, यस सर, यस। होता है ना, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीन होता है ना, इसमें क्या होता है? बल्क से जो है ना मॉलिक्यूल्स निकल के जाता है वेपर फेज में, इसीलिए ये थोड़ा खदक रहा है। ये जो उचान इस तरह का बनता है, बेसिकली बल्क से, अंदर से मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर आते हैं, इसीलिए ऊपर उठता है। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर उठता है। तो जब ऐसा लिक्विड, कोई भी लिक्विड जब इस तरह का चीज करता हुआ दिख जाता है, तो हम लोग बोलते हैं नाउ इट इज बॉइलिंग, नाउ इट इज बॉइलिंग। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन?
जा, सब Yes, शांत sir. हो गया। ठीक है, ऐसे शांत मत रहो, डर लग रहा है फिर मेरे को। ठीक है, ठीक है। तो बोले इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि when the molecules starts vaporizing from the bulk of liquid, from the bulk part of the liquid, bulk part of the liquid we say that it has started boiling. We say that it has started boiling. ठीक है, क्लियर है, सब नोट कर लिए, आगे बढ़े। No, sir. Okay, Yes, noted. sir. Noted everyone, noted past everyone. सर बल्क मतलब तो थोक भी न होता है। क्या चाहिए? बल्क मतलब थोक हाँ ठीक मतलब है, वो इंग्लिश के हिसाब से सोचोगे तो ऐसे केमिस्ट्री में बल्क और सरफेस दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। सरफेस मतलब सबसे ऊपर वाला सरफेस लिक्विड का, और लिक्विड के अंदर के कोई भी हिस्से को बल्क बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक वर्ड है जो हम लोग Okay. यूज करते हैं। ठीक है, ओके। okay. अब बल्क मतलब थोक भी अगर है तो क्या गलत है? क्या थोक में लिक्विड कहाँ, सरफेस पे है कि अंदर है? अंदर 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 है। ठीक ना, ओके। हो गया सर। हो गया सबका, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये कंटेनर क्या क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा अगर बॉइलिंग कर रहे हैं तो? ओपन 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 रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सिंपल सा एक चीज आप लोग को समझाना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल में जब लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझना। ठीक है, देखो इनिशियली जब लिक्विड आपका मतलब जब हम बॉइल मतलब थोड़ा भी वेपर फेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या दिख रहा होगा, लिक्विड फेज दिख रहा होगा। और लिक्विड फेज को जैसे ही हीट करना स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपको वेपर्स दिखेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा दोनों फेज में वो समझो। अभी इनिशियली जब वेपर फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फेज ज्यादा होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वेपर फेज क्या होगा, कम होगा। इनिशियली जब वेपराइजेशन स्टार्ट हो रहा है तब के बारे में बात बोल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वेपर फेज क्या होगा, वेपर फेज। ठीक है, दोनों को अगर देखोगे नॉर्मल सा बात है, वेपराइजेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जाएंगे वेपर फेज में, तो डेंसिटी वेपर फेज का बढ़ना स्टार्ट होगा और लिक्विड फेज का धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा, घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इनिशियली डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज density of liquid phase is more than the vapor phase।
अब जैसे ही तुम हीट करते चले जाओगे, जैसे ही हीट करते चल जाओगे, धीरे धीरे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैसियस जो वेपर फेज है उसका डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, और आपका लिक्विड फेज का डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। तो ऑन हीटिंग on heating the density of liquid phase goes on decreasing and एक मिनट रुकिए ना। डिक्रीजिंग, ठीक है, रुके हुए। डन। डन, ओके। नो सर। नो सर, ओके। आगे बढ़िए। एक सेकेंड। ओके, सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, आगे बढ़े। नो सर, एक मिनट। यस सर। ओके, हो गया, आगे बढ़े बच्चा। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो क्या लिखे, ऑन हीटिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड that of the vapor phase goes on increasing and the temperature also goes on increasing, and the टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम वाइग्रस हीटिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। हीट भी देने का एक ये होता है, अगर आप हीट हद से ज्यादा दे रहे हो तो टेम्परेचर पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। आफ्टर सम टाइम the density of vapor phase and the liquid phase becomes same. The temperature at which this happens is known as
क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड द लाइन सेपरेटिंग the two phases, phases disappears। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा समझ लो, इसको है ना। देखो ये बेसिकली हो क्या रहा है, इसको समझ लो। ठीक है, पहले उसका नोट करने के लिए हम बोल दें, टाइम दे देंगे। देखो क्या होगा कि जब हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स जाते रहेगा, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स जाते रहेगा तो डेंसिटी वेपर फेज का धीरे धीरे क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, और लिक्विड फेज का डेंसिटी धीरे धीरे क्या होता चल जाएगा, घटते चल जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज होते रहेगा। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे आपका वेपर फेज का डेंसिटी और लिक्विड फेज का डेंसिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फेज का डेंसिटी सेम हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जो हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले जो क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात बोलते हैं उसी को क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जब तक डेंसिटी ऑफ वेपर फेज या लिक्विड फेज में डिफरेंस था, तब तक तुमको लिक्विड और वेपर तुमको अलग अलग दिख रहा होगा। मतलब ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन तुमको बता रहा होगा, ये लाइन तुमको क्लियरली विजिबल होगा। जब तक डेंसिटी डिफरेंट होगा तब तक ये लाइन विजिबल होगा। कहने का मतलब है तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, बोल सकते हो हाँ ऊपर वाला वेपर फेज है, नीचे वाला लिक्विड फेज है। लेकिन अगर ऊपर और नीचे दोनों का डेंसिटी एक बार सेम हो जाएगा तो फिर ये लाइन जैसा चीज तुमको नहीं दिखेगा। मतलब तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे वहां पे कि कौन सा वेपर फेज है, कौन सा लिक्विड फेज है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ईच एंड एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, उस पर जिस टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वेपर फेज और डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम लिखवाए हैं, इसको नोट कर लीजिए सब जल्दी से, फिर आगे वाले हम कंसेप्ट में चलेंगे। सर एक डाउट था। बोलो। बोले सर, जब हम पानी गर्म करते हैं ऊपर में कुछ प्लेट दे दें तो प्लेट उठने क्यों लगता है? प्लेट उठने लग जाता है क्योंकि प्लेट के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर आपका अगर इंटरनल प्रेशर हो जाएगा तो नॉर्मल सा बात है, प्लेट को फेंक देगा। समझ में आ रहा है? तब तो उस कंडीशन में दोनों सेम नहीं रहेगा। दोनों सेम नहीं रहेगा मतलब? बजे सर। तुम हाँ, क्या सेम नहीं रहेगा? फिर से प्लीज बोलो तो। डेंसिटी वेपर ऑफ और फेज लिक्विड का डेंसिटी ऑफ वेपर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड फेज हाँ तो दोनों तो इक्वल नहीं रहेगा उस कंडीशन। हम तुमको ऐसा ढक्कन तो बनाने नहीं ना बोले जो खुद ब खुद फेंका जा रहा है। यस सर, क्लोज है। हम तो परफेक्टली क्लोज्ड वेसल बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब फेंक ना सके। ठीक है, क्लियर है ना? अगर फेंक दिया तब तो फिर जो है ना, जैसे ही ढक्कन खुलेगा उसके बाद तो बॉईल बॉईल हो जाएगा लिक्विड। मतलब वेपर कहाँ चलेगा? वेपर पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गैस में। फिर वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपको पता है ना, बताए थे कि वेपर फेज वो फेज होता है गैस का जिसमें इक्विलिब्रियम होता है वेपर और लिक्विड के बीच में। मतलब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है वेपर से जिस रेट में लिक्विड बन रहा होता है उसी रेट से आपका लिक्विड से वेपर बन रहा होता है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर हीट करना छोड़ोगे तो वेपर वापस से लिक्विड वहां पे बन सकता है, लेकिन एक बार जब वो गैस बन गया परफेक्टली ना, फिर वो लिक्विड नहीं बन सकता है। गैस बन जाएगा तो वो कहां जाके मिल जाएगा? सराउंडिंग्स में मिल जाएगा, एटमोस्फेयर। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? कोई डाउट? रुकनुद्दीन, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर कितना टेम्परेचर रहेगा? कितना टेम्परेचर किस चीज का? वो सेपरेटिंग लाइन जो है डिसअपीयर हो जाएगा। वो टेम्परेचर अलग अलग लिक्विड का डिफरेंट होगा। जैसे CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस था।
जो क्रिटिकल टेम्परेचर बताए थे वही क्रिटिकल टेम्परेचर है ये वाला। समझ में आ रहा है ना? ओके सर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट को सेम नहीं समझना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट थिंग। बॉइलिंग पॉइंट होता है जहां पे आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर जहां पे डेंसिटी ऑफ वेपर फेज इज इक्वल हो जाता है लिक्विड फेज का। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, sir. Okay. यस सर, क्लियर। Yes, sir. ओके, बढ़े आगे। कैन आई मूव अहेड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन। ये क्या चीज है? ये भी एक प्रॉपर्टी है जो लिक्विड शो करता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, इसको अच्छे से समझ। ठीक है, अब देखो यहां पे ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल, आप इसको समझो, ये मॉलिक्यूल एक दिखाया गया और एक ये मॉलिक्यूल दिखाया गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल दिखाया गया। आपको पता है कि लिक्विड के केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो ये वाला मॉलिक्यूल आपका बल्क में है और ये वाला मॉलिक्यूल कहां पे है? सरफेस पे। ये मॉलिक्यूल कहां पे है? बल्क में। और ये मॉलिक्यूल बल्क कहां पे में, है? सरफेस। सरफेस पे। अब एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं कि एक कोई मॉलिक्यूल बल्क में है तो उसके चारों तरफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और भी होंगे, सारा मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा होगा, सारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब जो मॉलिक्यूल बल्क में होगा उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं होगा। ठीक है, इसके अगल बगल बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, सब इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। और जो भी अट्रैक्टिव, मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये इधर लगाया, ये वाला मॉलिक्यूल इधर लगाया, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स तो बराबर ही होगा। बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स जो है, बल्क में जो मॉलिक्यूल होंगे उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा। बोल सकते हैं? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा जीरो है? नहीं बोल सकते? हाँ, जीरो, Yes. वही वही नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा तो मतलब कहने नहीं लग रहा मतलब क्या है? जीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा, बल्क में जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स उसका जीरो है। लेकिन अगर सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स को देखो तो सरफेस के जो है नीचे में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना? सरफेस के ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल लिक्विड का नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के वजह से सिर्फ अंदर के तरफ में फोर्स डेवलप हो रहा है। और इन सब का अगर रिजल्टेंट फोर्स बोलोगे, इन सब का अगर रिजल्टेंट फोर्स बोलोगे, है ना, ये आपका सारा फोर्स जो लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ होगा? रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड ही होगा, नीचे के तरफ ही होगा रिजल्टेंट, इन सारे फोर्सेस की वजह से। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स होता है उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगते रहता है, अगर लिक्विड को जो भी रखे रहते हैं सरफेस के नीचे के तरफ। लगता है? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछो, यहाँ पे क्लियर है सबको? लास्ट पॉइंट नहीं समझ सर। लास्ट पॉइंट, अरे देखो, ये आपका एक बार समझो इस चीज को, देखो ऐसे ऐसे समझो, है ना? ये आपका एक मॉलिक्यूल है जो बल्क में है। ठीक है, अब बल्क में जो मॉलिक्यूल है, इसके सब तरफ मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और भी हैं। ठीक है, तो ये सारा मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होगा अपने तरफ। ठीक है, सिमिलरली ये मॉलिक्यूल भी अपने तरफ खींच रहा होगा, ये मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, ये मॉलिक्यूल खींच रहा होगा, सब, है ना? तो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, हम बोल सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स कैंसिल, ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स कैंसिल कर दिया, सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो बोल सकते हैं कि बल्क में जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगता है। नेट फोर्स बल्क वाला मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लग रहा है? जीरो लग रहा है। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, अब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, इसके इस तरफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इधर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, इधर हो सकता है मॉलिक्यूल, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। क्या इसके ऊपर मॉलिक्यूल होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसको सिर्फ खींचने वाले मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ है जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल कर जाएगा। ये तीनों के वजह से इसके ऊपर जो जो आपका सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगते रहेगा। बोल सकते हैं कि सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगते रहेगा। बोल सकते हैं? अब क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है। यस सर। अगर ये नेट डाउनवर्ड फोर्स लगते रहता है तो लिक्विड क्या करता है, ये सरफेस के फोर्स के कारण वो लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया में अपने आप को रखने का कोशिश करता है। मतलब मिनिमम सरफेस एरिया रखने का कोशिश करता है। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया को रखने का कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि जब भी नल से जो पानी गिरता है वो पानी अपने आप को एक स्फेरिकल ड्रॉप में क्यों कन्वर्ट कर लेता है? ठीक है, क्यों कर लेता है? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने वो क्या होते हैं, अंदर के तरफ उन पे फोर्स लगते रहता है। ठीक है, अंदर के तरफ फोर्स लगते रहता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स है अपने आप को ऐसा अरेंज करते हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया को ये लेने का कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये स्फेरिकल शेप में ड्रॉप्स होता है। जो भी ड्रॉप्स आप देखोगे स्फेरिकल शेप में होगा। ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस पे अगर ड्रॉप को कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल ड्रॉप को, तो नीचे से फ्लैट दिखता है। ये ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ये ड्यू टू ग्रेविटी होता है। नीचे से फ्लैट किस वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे में आपका ग्रेविटी ज्यादा होता है, ग्रेविटी की वजह से ये फ्लैट है। अदरवाइज ऊपर वाला शेप आपका वही रहता है, मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर के तरफ इसको खिंचाव महसूस होता है, जिसके वजह से ये मिनिमम सरफेस एरिया को हमेशा रखने का कोशिश करता है। अब समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ऐसे शांति क्या हुआ बच्चा, सब शांत क्या हो गया? पूछो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. है ना? तो कोई भी लिक्विड जो होता है, कोई भी लिक्विड अपना मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करने का हमेशा कोशिश करता है। ठीक है, अब अगर मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करने का कोशिश करता है तो दो टर्म है, इसी इसी प्रॉपर्टी को बेसिकली सरफेस टेंशन बोला जाता है। कहने का मतलब है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमेशा एक टेंशन महसूस होता है। मेरे ख्याल से तुम लोग टेंशन और फोर्स में तो डिफरेंस नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं होता होगा टेंशन और फोर्स में। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है ऑलमोस्ट, टेंशन और फोर्स। ठीक है, तो हमेशा एक टेंशन महसूस होता है ऊपर वाले सबसे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को, हमेशा एक टेंशन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगते रहता है। या फिर आप अगर कोई ड्रॉप को कंसीडर करो तो ड्रॉप के जो साइड साइड में सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लगते रहता है, अंदर के तरफ फोर्स लगते रहता है, जिसकी वजह से ये मिनिमम सरफेस एरिया को गेन कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी लिक्विड पार्टिकल, कोई भी लिक्विड जो रहता है वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करने का कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो थोड़ा तुम लोग डेफिनेशन वाला पार्ट लिख लो। एक सेकेंड इसको छाप ले। हाँ, इसको कर लो, ये डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, मम्मी थोड़ा नोट कर लिए सब? यस सर। एक मिनट। नोट करो, नोट करो।
बोलो। बोले सर सरफेस मॉलिक्यूल का जो है नेट अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड। हाँ, अंदर के तरफ, ठीक है, हाँ, बल्क फिर बल्क के तरफ, बल्क के तरफ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, है ना। जैसे अच्छा, ये अगर ये ड्रॉप को कंसीडर किया जाए तो ड्रॉप में ये बीच वाले मॉलिक्यूल्स बल्क के हो गए, ठीक है, और ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस के हो गए, अगर ड्रॉप को कंसीडर करते हो तो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक ड्रॉप में आपको पता है ना भाई, 18 एम पानी आप बस 18 ग्राम लेकर के आओगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा ना। आर यू गेटिंग? तो नॉर्मल सा बात है, अगर एक ड्रॉप पानी भी हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं, तो एक ड्रॉप के जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो बल्क में हो गए, और ड्रॉप के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हुए वो सारे आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स हो गए, और सरफेस मॉलिक्यूल्स पे हमेशा अंदर की तरफ फोर्स लगते रहेगा, जिसके वजह से वो मिनिमम। आपको एक चीज बता दें कि जो स्फेरिकल सरफेस होता है, मतलब स्फीयर जो आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम है, वो मिनिमम सरफेस एरिया का डायग्राम होता है, ये आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है। जो स्फीयर जो है ना, कोई भी चीज अगर अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में रखने की कोशिश करेगा तो वो स्फेरिकल शेप को ले लेगा, ये बात हमेशा जान लो, ठीक है। वैसा वो डायग्राम ही है, स्फेरिकल सरफेस ऐसा स्फीयर ही होता है जिसमें हमेशा सरफेस एरिया मिनिमम होता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। सेम वॉल्यूम के लिए अगर कंसिडर किया जाए तो, सेम वॉल्यूम के लिए अगर कंसिडर किया जाए तो स्फीयर आपका मिनिमम सरफेस एरिया का चीज बनता है, ठीक है, क्लियर ना। सर हाँ बोलो। डायग्राम में जो है ना रेड हाँ, कलर वाला उसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, ओके। सर अट्रैक्शन जब इनटू द लिक्विड है फिर सरफेस फेनोमेना क्यों हो रहा? अट्रैक्शन इनटू द लिक्विड है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स का है? सिर्फ सरफेस सरफेस वाले, हाँ, सरफेस सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे ये फोर्स लग रहा है। अब बताओ, सरफेस वाले ऐसा सोचो, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स अगर अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो जैसा भी शेप होगा बाद में मॉलिक्यूल्स क्या स्फेरिकल शेप को सब ले ही लेगा। यस सर, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से खींच रहा है, दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है। यस सर, हाँ, ये अगर मान यस लो सर, मॉलिक्यूल्स है सबके तरफ, अंदर की तरफ फोर्स लगा, तो अंदर की तरफ लगा तो ये खींच के कैसा बनने की कोशिश करेगा, स्फीयर बनने की कोशिश करेगा। बन यस गया सर, ना स्फीयर, हाँ। तो स्फीयर हमेशा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। मिनिमम सरफेस एरिया को लोग रखने का कोशिश करता है कि भाई मेरा जो सरफेस एरिया होगा, कोई भी लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखने का कोशिश करता है, ठीक है, जितना वो रख सके, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगते रहता है, ठीक है, नेट फोर्स उसके ऊपर लगते रहता है, लेकिन अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो बल्क के मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? हमेशा 0 होगा। अब समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? नोट कर लिए सब, आगे बढ़े। जा, सब शांत हो गया। यस सर सर। यस सर। यस सर, यस सर। नो सर। डेफिनेशन पार्ट। सर इसका डेफिनेशन लिखवाइए। तो वही तो लिखवा रहे हैं, तो तुम हटे, पहले करेगा तब। बोल रहा है डायग्राम बना रहा है। हुआ, बहुत देर हुआ। हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन का आप लोग डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, टेंशन is defined as is defined as is defined as the force acting as the force acting per unit length length perpendicular to the surface of liquid
perpendicular to the surface of the liquid perpendicular to the surface of liquid. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर गामा, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर गामा, लेटर गामा। गामा आप लोग को बनाने आता है, गामा रेज जो पहले गामा का जो साइन देते थे, ठीक है, गामा, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नोटेड एवरीवन। अच्छा, और एक चीज नोट कर लो, सरफेस एनर्जी, इसको क्या होता है, देखो हम बोल रहे हैं यहां पे इसी चीज को समझो कि हम बोले कि सरफेस एरिया अपना मिनिमम रखने का कोशिश करेगा। अगर मान लो तुमको सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ाना है तो तुमको एनर्जी देना होगा, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि लिक्विड क्या टेंडेंसी रख रहा है, लिक्विड रख रहा है कि हम मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करें, और हम बोल रहे हैं कि नहीं हम उसका सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एनर्जी देना होगा, देना होगा ना जी, समझ में आ रहा है? ऐसे शांत मत रहो, इस चीज को समझो, सरफेस एरिया अपना मिनिमम रखने का कोशिश कोई भी लिक्विड कर रहा, अगर हम बोले कि नहीं मेरे को उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है तो हमको क्या होगा, एनर्जी देना होगा, हाँ या नहीं? हाँ यस सर। ठीक है, ठीक है, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, इसको भी लिख लो। इसके बाद सरफेस टेंशन के बाद सरफेस एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, सरफेस एनर्जी, दूसरा है आपका सरफेस एनर्जी। द एनर्जी required to increase the surface area, to increase the surface area, increase the surface area of liquid by 1 यूनिट कर लो, ठीक है, बाय 1 यूनिट स्क्वायर कर लेना, क्योंकि एरिया बढ़ा रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर, ठीक है, बाय 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, इज नोन एज सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इज नोन एज, या फिर कहेगा इज नोन लिखने की जरूरत है, ठीक है, ओके, ये हो गया सरफेस एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, कोई बता सकता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस वन, अपने से बताओ। जूल। एनर्जी डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, हाँ, सीजीएस में ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर, मीटर पर मीटर एनर्जी है, जूल। हाँ, जूल। जूल जूल पर, एंड सिंपल। जूल पर मीटर स्क्वायर,
जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब एक छोटा सा ट्यूब होता है ना, ग्लास का ट्यूब होता है छोटा सा, ठीक है, एकदम पतला सा, ठीक है। और उस कैपिलरी ट्यूब को जब हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो कोई कोई लिक्विड उसमें ऊपर उठता है, कोई कोई लिक्विड उसमें नीचे आता है। अच्छा वो भी बता रहे, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। तुम लोग सब जान लेगा, तुम लोग फिजिक्सो पढ़ लिया ही चैप्टर में मेरे से, काइनेटिक थ्योरी पे पढ़ ही लिया, पूरा डेरिवेशन बता ही दिए, कैपिलरी उपिलरी सब पढ़ लो। आप ही पढ़ाएंगे अच्छा। फिजिक्स भी? हाँ नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता नहीं नहीं है। की अरे तो केमिस्ट्री का सिलेबस अपने इतना ज्यादा है, कहाँ तुम फिजिक्स पढ़ाने के लिए बोल रहे खत्म होबे करेगा अभी ना, 1.5 साल है। हो? अभी 1.5 साल है बेटा, बेटा अभी बहुत चीज पढ़ना है, 1.5 साल 2 कम महीना पढ़ना है। 11th खत्म करने के लिए मात्र 2 महीना न बचा सर। हाँ लेकिन अब क्लासेस बढ़ गया ना, अब कहाँ पर? अब हफ्ता में 6 क्लास हो रहा है, ओ हो रहा है ना, दोनों का एक साथ हुआ तो। पहले ये होता था 6 एक। अब तुम ना लोग का पहले तुम 4 लोग का अब मेहनत तुमने बढ़ेगा, बोलेगा। तुमको ठीक बोल है। नहीं है करते आता। चलो चलो मेरा चलो, नहीं हो गया, नोट कर लिए सब, यस सर। हो गया, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखो, जो सरफेस टेंशन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, क्या हम बोल सकते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करेगा? ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो डिपेंड्स ऑन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस, ठीक है, बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड्स कर लो, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, ठीक है। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर लिक्विड का ज्यादा है, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो फिर सरफेस टेंशन आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन लिक्विड का क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है उसका आपका सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा। नॉर्मल सा बात है, फोर्सेस ज्यादा होगा तो अंदर खिंचाव ज्यादा महसूस करेगा, ठीक है, ज्यादा महसूस करेगा तो सरफेस टेंशन उतना क्या होगा? और ज्यादा होगा, ठीक है। और सर अगर कुछ केमिकल ऐड कर दिया जाए लिक्विड में तब क्या होगा सरफेस टेंशन? कोई तब 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 तुम प्योर लिक्विड का बात नहीं कर रहे हो, मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तुम सोचो तुम किसके बारे में बात करना है। अब हम बोले कि तुमको वाटर का चेक करने के लिए, वाटर में तुम पेट्रोल मिला के चेक कर रहे हो, कोई मतलब हुआ? तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्सेस डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि जो जो जैसे मान लो कि तुम अगर प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड ए है मान लो कोई, और एक दूसरा है प्योर लिक्विड बी, तो जब ए लिक्विड को लोगे तो सिर्फ इसमें ए मॉलिक्यूल्स होंगे तो ए के बीच का फोर्सेस होगा, बी मॉलिक्यूल्स को सिर्फ लोगे तो बी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्सेस होगा। लेकिन जब ए और बी को मिला दिए तब एक नया फोर्सेस डेवलप होगा ए और बी के बीच में। अगर ए बी का फोर्सेस एएस या फिर बीबी दोनों से ज्यादा है तब ये मिक्सचर में आपका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। अगर ए बी का फोर्स ए और बीबी से कम है तो फिर आपका सरफेस टेंशन प्योर कंपाउंड के कंपैरिजन में कम होगा। अब समझ में आया? क्लियर है ना? यस। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात और यहीं पे तुम लोग मेरे को बताओ कि टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन कैसे डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता है? यस सर। ठीक हाँ है सर। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घटता है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन भी क्या होगा?
घटेगा। घटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लो कि रेज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, रेज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड results in decrease of intermolecular forces, decrease of intermolecular forces, and thus surface tension of the liquid, and thus surface tension of the liquid. And thus surface tension of the liquid. ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब है, इन सबको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। And thus decrease in surface tension of the liquid. हाँ, दिस डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर डिक्रीज हुआ तो ये तो पहले ही हम बता दिए कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना। यहाँ पे डिक्रीज Yes, लिखने का sir. मन है तो डिक्रीज लिख लो ठीक है, डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ओके, यहां तक लिख लिए, ठीक है सर ओके। चलो, तो नेक्स्ट थोड़ा सा ये वाला चीज को समझ लो, एक एक चीज जरूरी भी है समझना कि एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स को थोड़ा हम समझा देते हैं, ठीक है। दो तरह का फोर्सेस होता है, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ठीक है। दोनों को क्या मतलब होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब लिक्विड रखा रहता है ना, तो लिक्विड के सरफेस जो पर्टिकुलर सरफेस को टच करते रहता है, देखना किसी किसी लिक्विड में ऐसा रहता है, ठीक है, और किसी किसी ये इस तरीके से ऊपर के तरफ भागते रहेगा, और किसी किसी लिक्विड में, और किसी किसी अलग तरह के दूसरे लिक्विड्स में देखोगे ये ऐसा बनेगा। ये दोनों इस तरह का शेप क्यों लेता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका, यहीं पे रिजल्ट होता है, ये होता है एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के वजह से, ठीक है। ये होता है आपका एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के वजह से, ठीक है। तो एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या है पहले इसको समझ लो, फिर ये कंसेप्ट को भी समझा देंगे। बिना मैं आई पॉप करून बे। ठीक है, सबसे पहले तो आप जान लो कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज आपका कोहेसिव फोर्स। तो सबसे पहले लिख लो कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन। कोहेसिव फोर्स होता है द फोर्स बिटवीन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स जैसे कि आपका मान लो कि दो H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में बोल लो, या फिर दो CO2, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल, तो एक ही तरह का दो मॉलिक्यूल के बीच में आपका जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं कोहेसिव। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और एक होता है आपका एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है, ये होता है द फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, अब देखो यहीं पे देखो, ठीक है, मान लो कि इसमें जो लिक्विड लियो, सपोज करो ए लिक्विड है कोई, ठीक है, ए लिक्विड है, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स है ए है, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूल्स आपका B1 लिक्विड मान लो, इसको बी लिक्विड लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दोनों को हम बीकर में रखे हैं। अब जो ये बीकर है ये सपोज कर लो ग्लास का है, ये किसका है, ग्लास का, दोनों का दोनों आपका ग्लास का बीकर है, ठीक है। तो ग्लास का मॉलिक्यूल्स अलग होगा, ग्लास का मॉलिक्यूल्स अलग होगा। अब देखो इसमें अभी लिक्विड में एक फोर्सेस होंगे ए, जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ए होंगे उसके बीच का फोर्सेस होगा, ठीक है। तो सरफेस वाले, आपको पता है कि बल्क में जो लिक्विड रहता है, बल्क में उसका फोर्सेस नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, लेकिन सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फोर्स नेट फोर्स लगते रहता है, ठीक है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस पे एक नेट फोर्स लगते रहता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, जैसे ए है ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, सेम तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, ठीक है, ए के बीच में जो फोर्सेस है, इसको बोले कोहेसिव फोर्स। और ग्लास के मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो फोर्सेस होगा वो हो गया आपका, वो फोर्सेस को बोले एडेसिव फोर्स। तो जब एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींचेंगे, क्योंकि एडेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब ग्लास और मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्सेस ज्यादा है, तो अपने तरफ खींचने लगता है, इसी वजह से ये ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। और जब लिक्विड का फोर्स ज्यादा होता है, कहने का मतलब इस केस में सपोज कर लो ये बी है, बी मॉलिक्यूल कोई, तो बी के फोर्स का ज्यादा होगा अगर बी और ग्लास के बीच का फोर्स का, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स का, तब क्या होगा, तब मॉलिक्यूल्स अपने तरफ अंदर ही खिंचाएंगे, है ना। ये फोर्स आपका कम है बी के बीच का फोर्स का, बी का फोर्स ज्यादा है बीजी से, और इस केस में क्या है, ए का फोर्स आपका कम है ग्लास और ए के फोर्स के बीच से, ठीक है। तो एडेसिव फोर्स जब आपका कम होगा, ठीक है, किससे, कोहेसिव फोर्स से, तब जो लिक्विड है इस तरह का सरफेस बनाता है, ठीक है, क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि वो अंदर की तरफ खिंचाएगा, बी का फोर्स ज्यादा है तो अंदर की तरफ खिंचाया, तो जिसकी वजह से ये सारा मॉलिक्यूल्स मिनिमम सरफेस एरिया को लेने का कोशिश कर दिया, और जब ये ग्लास अपने तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ से खींच रहा है तो साइड में क्या होता है, ग्लास अपने तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये पी के जैसा ऊपर की तरफ भागता है। अब समझ में आया, क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट, यस सर। ठीक है, ओके, इसको सर? नोट, हाँ बोलो। सर ये जो फोर्स लगेगा दो लिक्विड के बीच में लगेगा या सॉलिड या लिक्विड के बीच में लगेगा? हम सॉलिड या लिक्विड के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, ठीक है। हाँ तो सर, अब हाँ, ग्लास यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन ग्लास का मॉलिक्यूल्स भी तो है ना, ग्लास जो बना होगा, ग्लास मॉलिक्यूल से ही ना ग्लास बना है, सर समझ में आ रहा है ना। तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहाँ पे साइड में, जैसे ही ग्लास जब लिक्विड को टच करता हुआ रहेगा, वो मॉलिक्यूल्स तो खींचेंगे अपने तरफ, खींच सकते हैं ना, हाँ सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स को तो खींच सकते हैं अपने तरफ ना, तो वही वो खींच रहा है। अगर, लेकिन वो कब होगा, देखो ऊपर की तरफ कब खिंचाव ज्यादा होगा, जब आपका एडेसिव फोर्स, कहने का मतलब है मॉलिक्यूल्स ए और ग्लास के बीच का फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ए के बीच में, तब ये ऊपर की तरफ खींचा, मतलब एक कहने का मतलब है कि ग्लास अपने तरफ अब खींच रहा है मॉलिक्यूल्स को। और अगर मान लो बीबी का फोर्सेस ज्यादा है ना, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स अपने में ही खिंचाव ज्यादा महसूस कर रहा है, ग्लास उसको उतना टाइट से नहीं खींच पा रहा है, तो फिर क्या होगा, तब ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ अपना खिंचाव रख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और ये खिंचाव किसके तरफ भाग गया, ये खिंचाव भाग गया ग्लास की तरफ, समझ में सर आया? सुनिए सर, दोनों हाँ, ग्लास बोलो। सेम है, जब लिक्विड सेम है तो इसमें लिक्विड सेम कहाँ है, वहां बी लिए हैं, यहाँ ए लिए हैं, दोनों लिक्विड हम डिफरेंट लिए हैं रे, एक में ए लिए हैं, एक में बी लिए हैं। ग्लास का बीकर हम सेम लिए हैं, लेकिन लिक्विड दोनों डिफरेंट लिया है, विनाश, समझ में आया, क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, हम लिक्विड डिफरेंट सर। लिए हैं, यहाँ पे ए लिक्विड लिए हैं, यहाँ पे बी लिक्विड लिए हैं, ठीक है। हाँ बोलो आर्यन। सर ये सेकेंड वाले केस में हाँ, मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो वो सर हाँ। वो नीचे की तरफ उसका फोर्स ज्यादा रहेगा,
हाँ वो नीचे की तरफ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने तरफ उठा खींच हुआ रहा होगा कैसे फिर? सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स को अब ग्लास अपने तरफ खींचने का कोशिश कर रहा होगा, या फिर आपका जो बल्क है बल्क अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा समझो। सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स अब अंदर की तरफ खिंचा रहा होगा कि बाहर की तरफ खिंचाएगा, ग्लास की तरफ खिंचाएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ खिंचाएगा तो नॉर्मल सा बात है, ये मिनिमम सरफेस एरिया इस तरीके से गेन किया, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ कि ग्लास ज्यादा फोर्स से खींच लिया मॉलिक्यूल को, तो ग्लास ज्यादा फोर्स के खींचेगा तो क्या होगा, ग्लास की तरफ भागने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा साइड का हिस्सा जो टच में होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर हो गया। अब समझ में आया? यस सर। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो देखो, तो तुम लोग फिजिक्स से फिजिक्स खाली पढ़ा हुआ है, ठीक है। कल अच्छा विस्कोसिटी 10 मिनट बचा है, विस्कोसिटी हमको खत्म करने दो। सब नोट कर लिया, आगे बढ़े। ईच एंड एवरीवन, इज इट क्लियर? लड़का लड़की एवरीवन, जो लोग ज्वाइन किए हुए कैपिलरी हैं। एक्शन बताइए सर। सर। यस सर, कैपिलरी एक्शन बता दीजिए न। कैपिलरी एक्शन बताने का, देखो अब यही वाला कैपिलरी वाला में अब इसी चीज को समझो, ठीक है। इसी चीज को अब, ठीक है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे एक पतला सा, हम इसी में समझ लो, हम समझा देते हैं, थोड़ा सा डिटेल दे दे रहे हैं, बाकी समझ तुम लोग गया। इसी की वजह से होता है, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का ही कारण है। अब देखो, इन दोनों लिक्विड में हम कैपिलरी एक डाल रहे, कैपिलरी मतलब होता है एक पतला सा ग्लास का ट्यूब है, ठीक है, उसको डाले। तो जब ये पतला सा ग्लास को ट्यूब को इसके अंदर डालते हैं, तो किसी किसी लिक्विड में देखा जाता है ना कि ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है, ठीक है। ये लिक्विड किस तरफ राइज कर जाता है, ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है। और किसी किसी लिक्विड में देखा जाता है कि कैपिलरी के अंदर वाला जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट फिर ना रह के ये पार्ट नीचे चला जाता है। अब वही रीजन है जो अभी बताए, सेम रीजन है अविनाश, कोई डिफरेंट रीजन इसमें नहीं है, रीजन वही सेम है। इस केस में क्या हुआ, ये नीचे की तरफ भाग गया, है ना, ऐसा बना। और इस केस में ऐसा हुआ, ये ऊपर की तरफ राइज कर गया, लिक्विड ऊपर राइज किया और इसमें नीचे की तरफ क्यों किया होगा, सेम चीज है। ये जो तुम मटेरियल लिए, जो कैपिलरी ट्यूब लिए, अगर इसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से ज्यादा फोर्स अगर रखते होंगे खींचने का, तो ये ऊपर भाग लेके चल जाएगा, राइज हो जाएगा। और अगर मान लो कि मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ज्यादा है इस कंपैरिजन, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। सेम रीजन है। हाँ, अब बोलोगे इसका डेरिवेशन अगर करवाने के लिए, तो इसका डेरिवेशन वो फिजिक्स में जाकर पढ़ना, वहां पे डिराइव कर लेना। अभी हम फिर लेंगे तो पता चला मेरा एक क्लास पूरा का पूरा कैपिलरी बताने में जाएगा, ठीक है। हम रीजन बता दिए बेसिकली वो नीचे ऊपर क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग को अगर डेरिवेशन का पार्ट है, डेरिवेशन इसमें क्या है कि ये हाइट इतना राइज किया तो उसके लिए क्या है, तो ये चीज आप लोग जाकर के फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा का पूरा पढ़ने वाले हो। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हो अभी तक? फिजिक्स में नहीं पढ़े हो ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही आपका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब चीज पढ़ोगे। मेरा काम है भाई, मेरे को ऑर्गेनिक पढ़ाना है, मेरे को इनऑर्गेनिक पढ़ाना है, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाना है। तुम अगर मेरे से ही पढ़ोगे, समझ लो, काइनेटिक थ्योरी का डेरिवेशन भी नहीं बताना था, वो भी बता दिया। अब जबरदस्ती करोगे तो हम ये भी बता देंगे। टाइम किसका जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको विकास सर पढ़ाएंगे ही, नॉर्मल सा बात है, उनका तो ये सिलेबस का पार्ट है, तो वो तो बताएंगे ही ना। क्लियर है? अब समझ में आया कैपिलरी क्या ये एक्शन है, यही एक्शन ना तुम बोल रहे थे कि ये ऊपर क्यों जाता है और ये नीचे क्यों जाता है, यही कैपिलरी मेन एक्शन है। समझ में आया ना? किसी किसी लिक्विड में ये नीचे की तरफ भागता है लिक्विड कैपिलरी ट्यूब डालने पे, और किसी किसी लिक्विड में ये ऊपर की तरफ भागता है। तो दिस इज ड्यू टू एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तो लिक्विड किस तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल्स उसको अपने तरफ खींचेगा। और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो फिर लिक्विड अपने तरफ खींचेगा मॉलिक्यूल्स को ज्यादा, तो थोड़ा नीचे तुमको लिक्विड का सरफेस दिखेगा। अब समझ में आया ना? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, है ना। मेरे को प्रॉपर्टी एक दो बताने दो, इंपॉर्टेंट ये सब आपका सब प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन के वजह, और ये हो रहा है किसके वजह से, दीज आर ऑल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का ही प्रॉपर्टी इन सब में लागू हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आप सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये दोनों चीज आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो डोंट टेक वरी अबाउट, उसके बारे में वरी छोड़ो। आप पहले केमिस्ट्री को समझो कि वहां पे क्यों ऐसा हो रहा है,
किस तरह के फोर्सेस के वजह से हो रहा है, काहे लिक्विड ऐसा पे कर रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू रीड इन केमिस्ट्री। और फिजिक्स में जैसा कि आपका क्या हो जाता है, फिजिकल फेनोमेना को यूज करते, वो हम भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कैपिलरी हम नहीं बता सकते, हम भी बता देंगे, लेकिन फिर से वही चीज आगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरे को भाई अभी ऑर्गेनिक खत्म करना, इनऑर्गेनिक खत्म, बहुत सारा सिलेबस है अभी। ठीक है, मेरा सिलेबस अलग है, केमिस्ट्री डिफरेंट थोड़ा चलेगा। ठीक है, हाँ, इसमें ऐसा नहीं। ठीक है, विस्कोसिटी, चलिए इसको जान लेते हैं, ये भी छोटा सा एक टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, विस्कोसिटी। अब इसको समझो, विस्कोसिटी क्या है। सपोज करो ये तीन आपको दिख रहा होगा, ये तीन आपको लग रहा होगा कि सर तीन सीट है कोई चीज का रखा हुआ, नहीं नहीं शीट नहीं है। इसको सपोज कर लो कि नदी का तीन लेयर है। एक नदी आपका फ्लो करता है ना, तो नदी मान लो कि आप, ये नदी है, सबसे ऊपर वाला लेयर नदी का और सबसे नीचे वाला लेयर नदी का, तो यही आपका यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लेयर है और ये मान लो सबसे नीचे वाला लेयर। ठीक है, नदी का ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे नदी के एक एक लेयर हम नीचे चलते चले जाते हैं, वेलोसिटी कुछ du अमाउंट से घटते जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक लेयर दूसरे के ऊपर एक फ्रिक्शन अप्लाई करता है, जिसको आप लोग सरफेस के टर्म्स में फ्रिक्शन बोलते थे, मतलब सॉलिड सरफेसेस के टर्म्स में, फ्लूइड्स के टर्म्स में, जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे जाकर के फिजिक्स में, वहां फ्लूइड्स के केस में उसको विस्कोसिटी बोला जाता है, उसको फ्रिक्शन नहीं बोलकर उसको क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि ऊपर वाला लेयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये नीचे वाले लेयर के साथ रगड़ खाता है, रगड़ खाने के वजह से जैसे फ्रिक्शन लगता था, वैसे ही इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगते रहता है। सिमिलरली इसके नीचे वाला लेयर पे इस लेयर के वजह से लगता होगा विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स के वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी है, सबसे ऊपर में वेलोसिटी आपका u प्लस du दिख रहा होगा, उसके बाद u हो गया मतलब du अमाउंट से घट गया, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आपका u माइनस du हो गया मतलब और du घट गया, इसी तरह और नीचे जाओगे तो u माइनस 2du हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो u माइनस 3du हो जाएगा। इस तरीके से आपका वेलोसिटी हर लेयर वाइज नदी का या फिर कोई भी फ्लूइड का धीरे धीरे नीचे घटते जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ, आप इसको सॉलिड सरफेस के टर्म्स में विस्कस फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते थे, या फिर अब इस टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, अगर सॉलिड चीज होता तो हम फ्रिक्शन बोलते थे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते थे, और अगर फ्लूइड के बारे में बात करें तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्कस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये विस्कस फोर्स होता है, ये तुम्हारा डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। एरिया ऑफ कांटेक्ट कहने का मतलब कि अब ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर में कितना एरिया कांटेक्ट में है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये वाला पूरा एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है, ऊपर और नीचे का लेयर में, तो ये एरिया आपका मान लो ए है। ठीक है, ए है, यहाँ पे प्लेट लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, प्लेट नहीं, क्योंकि प्लेट सॉलिड चीज हो गया, हम यहाँ लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी प्लेट लिखा हुआ है, प्लेट इसको मत करना। ठीक है, इसको आप लिक्विड कर लेना, इसको यहाँ पे क्या कर लेना, लिक्विड कर लेना। तो आपका जो फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि देखो ऊपर वाला और नीचे वाला लेयर के बीच का डिस्टेंस है dz। ठीक है, ऊपर वाले लेयर और नीचे, मतलब हर एक लेयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, dz है, और हर एक लेयर में आपका वेलोसिटी कितना कम हो रहा है, वो है du। तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है, ग्रेडेशन ऑफ, बेसिकली इसको बोला जाता है ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का धीरे धीरे घटना। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हर एक dz लेंथ में कितना अमाउंट घट रहा है वेलोसिटी, वही चीज को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया du बाई dz। du बाई dz, du वो वेलोसिटी है जो हर एक लेयर में आपका घटते जा रहा है, और हर एक लेयर के बीच का दूरी कितना है, dz है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, द चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। ठीक है, इसी को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वहां से आपका एक फॉर्मूला, प्रोपोर्शनलिटी दोनों को मिला दिए तो आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मल्टीप्लाइड बाय du बाय dz, और F बराबर हो जाता है ईटा इंटू A du बाय dz। यहां पे जो आपका ईटा है, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, एक बात बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, इसको भी। अच्छा, उससे पहले एक और डेफिनेशन लिखना। पहले ये चीज समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? तब हम उसके बाद डेफिनेशन पार्ट लिखवाएंगे। ईच एंड एवरीवन, इज इट क्लियर? ऐसे शांत रहोगे तो फिर दिक्कत है। उज्जवल, आदित्य, अंकित, आर्यन, एवरीवन, इज इट क्लियर? सर क्लियर। ठीक है, लड़की लोग सबका क्लियर है? माला, अमृति, श्वेता, खुशी, सिमरन, एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा फ्लो जिसमें देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब हर एक लेयर में ग्रेडेशन होता है वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। ऐसे फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो के नाम से जानते हैं। ऐसा फ्लो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसा फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को पहले नोट करो, इस चीज को पहले नोट करो। द टाइप ऑफ फ्लो, पीछे वाला स्लाइड में एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुके, ओके। मेरे ख्याल से अब एक चीज अच्छा है तुम लोग के साथ कि तुमको समझ में आ गया होगा कि इस केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री क्यों बोला जाता है। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा why it is known as physical chemistry, because without physics this chemistry has no importance, है ना। बिना, वैसे भी आपको हम पहले भी बोले हुए थे कि फिजिक्स और मैथ नहीं समझोगे तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। ऐसा नहीं ना हो सकता, केमिस्ट्री समझ फिजिक्स नहीं समझेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिजिक्स समझोगे तभी केमिस्ट्री समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो तुम लोग शुरुआत में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो बोले सर फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बहुत चीज में दिक्कत होता था, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जैसे जैसे करके फोर्स, वेक्टर, न्यूटन के लॉज को समझते चल गए, कॉलिजन पैरामीटर्स को समझते चल गए, तो फिर तुम लोग को लगा कि नहीं, हाँ अब केमिस्ट्री जो हो रहा था वो सही जा रहा था। समझ में आया ना। और एक मैकेनिक्स तो अलग से पढ़ लिया जिसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक फिजिक्स में तुम लोग वो चीज अभी पढ़े नहीं हो, ना ही तुम लोग ठीक है 12th में जाके थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है। तो नॉर्मल तुम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स अभी तक फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो विदाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नथिंग विदाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, मतलब फिजिक्स और मैथ्स समझोगे तभी केमिस्ट्री तुम लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये सच्चाई है, ठीक है। और ये चीज अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरे क्लास टाइम हो रहा है। बायो वाला छोड़ देगा क्या? हाँ, नहीं, बायो वाला को छोड़ नहीं देना। बायो बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी स्टडीज होता है उसको हम लोग नीट वाले के लिए नहीं है, नीट वाले के लिए नहीं है। नहीं, नीट वालों के लिए भी है। आप लोग को मेरे ख्याल से जितना मैथ जरूरी होता है नीट वाले लोगों को, उतना मैथ मेरे ख्याल से सुनील सर एक क्लास लेते हैं आप लोग का, ठीक है। कि हाँ ये मैथ नहीं लेता है सबका, नहीं लोडे नहीं लेता। नहीं सर गो अहेड, हो गया। बस भी करो। हो गया ना, चलो ओके। अब बुद्धि नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है बस खाली हो डेफिनेशन गया पार्ट, सब। डेफिनेशन पार्ट लिख लो। द टाइप ऑफ फ्लो, द टाइप ऑफ फ्लो म्यूट कर ले। of liquid, the type of flow of liquid in which there is regular gradation of velocity। gradation मतलब हर एक लेयर में वेलोसिटी का डिक्रीज होना, तो रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी, gradation of velocity on passing from one layer to another, on passing from one layer to another of liquid
of liquid is known as laminar flow, is known as laminar flow। इसके बारे में ये चीज अब याद रखना आज के बाद। लैमिनर फ्लो किसको बोलते हैं? ऐसा लिक्विड का फ्लो जिसमें हर एक लेयर के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, ग्रेडेशन होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है, ऊपर वाला लेयर का सबसे तेज रहता है, नीचे वाला लेयर घटते चला जाता है। उस फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये लैमिनर फ्लो बोलते हैं इसको। दूसरा, विस्कोसिटी का डेफिनेशन भी लिख लो, विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिख लो। विस्कोसिटी इज अ मेजर, विस्कोसिटी इज अ मेजर of resistance, resistance to flow which arises due to internal friction, friction of different layers of liquid, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे एक चीज और लिख लेना, द फोर्स कॉजिंग दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कस फोर्स। द फोर्स कॉजिंग दिस रेजिस्टेंस is known as viscous force, is known as viscous force, is known as viscous force। ठीक है, और मेरे ख्याल से डेरिवेशन हम पिछले पेज में आपका दिया हुआ है। ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? कितना टाइम हुआ जी, आज क्लास खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास आपका डाउट क्लास लेंगे, मॉड्यूल का, अवंती वाला मॉड्यूल का सारा, जिसको सब क्वेश्चन बना लेना, मंडे को डाउट क्लास हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। हाँ बोलो, पीछे करें, पीछे वाला पेज क्या करना? हो गया ना? हो गया। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? अब बताओ तो। सर आगे क्लास भी है, 5 मिनट बचा है। हाँ तो जन्म The force per unit area needed to maintain unit difference of velocity between two consecutive parallel layers of the liquid which are 1 centimeter apart. Oh my God, पूरा तुम देख के एकदम बुक में एकदम बोल दिया नहीं। ऐसे याद रह जाएगा अविनाश, तब तो मजे आ जाएगा तुम तो फिर तो तुम टॉप करेगा। इसको यहीं पे लिख देते हैं कोफिशिएंट पे, द फोर्स एक्टिंग यहीं पे देखो ना, ए का वैल्यू हम 1 कर दें और du by dz को 1 कर दें तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट विस्कस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू 1 कर दें और du by dz भी आपका क्या कर दें? 1 कर दें। ठीक है, तो फिर आपका फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स आपका डायरेक्टली हो जाएगा ईटा के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर। तो वही चीज लिख रहा है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या बोलेंगे? ऊपर हो गया वेलोसिटी, नीचे डिस्टेंस, तो मीटर वेलोसिटी आपका हो जाएगा पर एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट म्यूट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? यही आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स बोल लो या फिर
नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक के लेयर के बीच का फोर्स वही रह जाएगा, ठीक है, लेयर्स, क्योंकि हर एक लेयर के बीच का एरिया भी डिफरेंस, सबका एरिया यही है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा du बाय dz वो भी सब में बराबर ही है। वो एक लेयर से नीचे यहाँ भी du घट रहा है dz डिस्टेंस में, उसके नीचे में आए तो भी du घट रहा है dz डिस्टेंस में, तो किसी भी लेयर पे देखोगे तो कोई फर्क नहीं बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, यही हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर अब पूरा खत्म है, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई टॉपिक इसमें नहीं बचा है। नोट कर लिए सब ये वाला? Yes, sir. ठीक है, ओके, देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय ऑल, लव यू। सर विस्कोसिटी का अति नहीं बताए, विस्कोसिटी का क्या ये डेफिनेशन? जो 1 पॉइजर लिखा हुआ है, 1 पॉइज यूनिट, और यूनिट, क्या? अच्छा अच्छा, यूनिट भी बता ऐसा दे अब। अच्छा, यूनिट भी लिख लो, तो यूनिट यहीं से अपने देखो क्या आ रहा है, यहीं से देखो, बैक करते हैं। सेंटीपॉइड ऐसे नहीं बताना, यहाँ ऐसा यूनिट अपने देखो, है ना, आपका ए का वैल्यू क्या है? ए का मीटर वैल्यू, स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाई आपका डी का हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अच्छा आपको ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बताना होगा, ठीक है, ये तो फोर्स हो जाए तो डायरेक्टली आपका न्यूटन आ जाएगा ना, ये फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, आपको विस्कोसिटी का यूनिट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है, इसका यूनिट बताना है, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ ईटा, ये बराबर क्या होगा? यूनिट ऑफ ईटा, ये बराबर क्या हो जाएगा? तो ईटा क्या हो जाएगा आपका? फोर्स यहां चला जाएगा तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डीजेड, ऊपर गया डीजेड आपका लेंथ है, और नीचे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंड हो जाएगा डायरेक्ट, न्यूटन पर मीटर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, यस सर, ठीक है, तो मीटर मीटर खत्म, सेकेंड चला गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। इसी को आप डिफरेंट यूनिट्स में, सीजीएस यूनिट में शायद पॉइज बोला जाता है, रुको इसी में आपका लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 पॉइज, तो यहाँ पे आपका 1 पॉइज हो जाएगा, 1 पॉइज होता है आपका, अच्छा इसी को हम दूसरा यूनिट और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को प्रेशर का यूनिट भी बोल सकते हैं, तो इसको पास्कल सेकंड भी बोला जा सकता है, ठीक है, दूसरा यूनिट आपका क्या हो जाएगा? यस सर, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकंड भी ऐसा यूनिट हो गया इसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पास्कल सेकंड। और मेरे ख्याल से दूसरे यूनिट में खुद ब खुद चेंज कर लेना, बस इतना छोटा छोटा चीज भी बताते रहे, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा नहीं है क्या जी फिजिक्स में? पॉइज नया चीज था इसीलिए बोले, पॉइज एक सीजीएस यूनिट है, हाँ इसी ठीक को है, इसी को सीजीएस में चेंज कर लो, न्यूटन को डाइन कर दो, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर कर दो, हो गया सर काम खत्म। विस्कोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है टेम्परेचर एनसीईआरटी में, टेम्परेचर के साथ और काइनेटिक एनर्जी के साथ। हाँ, अच्छा आपने बताओ, ये तो खुद ब खुद है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका फ्लो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का अच्छा होता है, फ्लो मॉलिक्यूल्स का, अच्छा ठीक है, हाँ। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, चलो है ना, डिपेंडेंसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय सर, शीट वगैरह भेज दीजिएगा। हाँ ठीक ठीक, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, जाओ बाय जाओ बाय सर, दूसरा क्लास ज्वाइन करो, जाओ। एंड कीजिए ना।